हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके आने की संभावना 100% है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने शो हो रहा होगा। एक लंबी परिनालिका में प्रति इकाई सेंटीमीटर जो लंबाई फेरे हैं वो कितने दिए हुए हैं। यहाँ पर वो दिए हुए हैं 15। मतलब इकाई सेंटीमीटर में जो फेरों की संख्या है n बराबर स्मॉल n बराबर क्या होता है, ये होता है कैपिटल N अपॉन उस परिनालिका की लंबाई के बराबर। तो ये हमको दिया हुआ है 15 प्रति 1 सेंटीमीटर, है ना। प्रति सेंटीमीटर बोला हुआ है इसने, तो इसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 15/1 सेंटीमीटर। इसको आगे थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/1 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 10⁻2 मीटर। क्या लिखेंगे इसको हम, 10⁻2 मीटर। अब यदि इसी को हम ऊपर ले जाएं अंश में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 10⁻2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, +2 और मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक। तो ये स्मॉल n की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, उसके बाद बोल रहा है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है, मतलब ये क्षेत्रफल का मात्रक है। तो हमको क्या दिया हुआ है इसने, परिनालिका का क्षेत्रफल कितना है, ये a बराबर 2 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको मीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अब देखिए यहाँ पर जो है सेंटीमीटर का वर्ग है, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं जैसे कि वैसे वर्ग को। अब बीच में है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻2, 10⁻2 मीटर। तो इस पूरे का वर्ग होगा। ठीक है, ये ऋण 2 है, तो इस पूरे का वर्ग होगा। जब पूरे का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2 × 10⁻2 ऋण 2 का ऋण 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 4 और ये हो जाएगा मीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या एरिया कहना चाहिए कुंडली का। अब इसके बाद में बोल रहा है छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा जो है वो चेंज हो रही है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन, धारा चेंज हो रही है तो इसको हम लिखेंगे DI। धारा में परिवर्तन हो जाएगा अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा, है ना। I2 माइनस ये हो जाएगा I1। तो I2 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, I2 की वैल्यू जो है ये 4 एम्पियर है। ऋण I1 की वैल्यू कितनी है, ये 2 एम्पियर है। दोनों को घटाएंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, ये प्राप्त हो जाएगा हमको 4 में से 2 गया तो 2 एम्पियर। तो ये हमको DI का मान मिल गया। अब इसी तरीके से बोल रहा है ये 0.1 सेकेंड में धारा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो समय में परिवर्तन भी दिया हुआ है हमको। समय में परिवर्तन कितना है, ये दिया हुआ है हमको 0.1 सेकेंड। कितना दिया है, 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। तब हमें क्या निकालना है, तब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चलिए लगाते हैं हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से दर्शाते हैं। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है -dφB/dt। ठीक है, ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला फैराडे के द्वितीय नियम से। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सरल करना पड़ेगा क्योंकि हमको फाई भी तो कहीं डायरेक्टली दिए नहीं है। ठीक है, तो फाई बी इक्वल टू क्या होता है, तो फाई बी की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रख देंगे हम। तो फाई बी की वैल्यू
आपने पढ़ा होगा कितनी होती है, तो ये होती है चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ परिनालिका का अनुप्रस्थ काट, परिनालिका का जो लूप का क्षेत्रफल है उसके गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो बी क्रॉस हो जाएगा ए। और यहाँ पर देखिए लंबवत रखी हुई है, ये परिनालिका के लूप जो है ये परिनालिका के लंबवत है, मतलब जो कॉस है उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 90। नहीं, कॉस की जो वैल्यू थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा इक्वल टू 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि परिनालिका इधर है इसकी अक्ष और यहाँ पे ये लूप रखा है, तो इस लूप का जो एरिया होगा वो भी परिनालिका की अक्ष के समांतर होगा, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा कितना 0। तो कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो उसको हम 1 ले लेते हैं यहाँ पर। अब हमको बी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो बी बराबर कितना होता है, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा। जब परिनालिका का हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये होता है म्यू ज़ीरो स्मॉल एन और उसमें बहने वाली धारा। ठीक है, इन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एरिया है, तो एरिया को भी हम यहीं पे लिख लेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने फाई बी का मान यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं हम। तो जो जो यहाँ पर नियत है, जो जो राशि यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स है, उसको बाहर कर लेंगे हम डिफरेंशिएशन के, अवकलन के बाहर कर लेंगे। तो कौन कौन सी राशियाँ यहाँ पे नियत हैं, तो म्यू ज़ीरो यहाँ पे फिक्स है चुंबकनशीलता, एन जो है ये भी फिक्स है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ए एरिया जो है वो भी फिक्स है, पर धारा में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये धारा जो है ये कहाँ रहेगी, वहीं पर रहेगी, मतलब ये जाएगा डी आई अपॉन नीचे क्या है डी टी, डी आई अपॉन डी टी। बस इसी फार्मूले में हमको वैल्यू रखना पड़ेगा। अब इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। म्यू ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4 पाई इंटू 10 की घातांक ऋण 7। ठीक है, एन की वैल्यू हमको दिया हुआ है, एन बराबर ये इतनी वैल्यू दिया है यहाँ पर, तो इसको रख देंगे हम। ये हो जाएगा 15 गुणा 10 की घातांक +2, 10 की घातांक +2। फिर साथ ही साथ ए की वैल्यू कितनी है, तो एरिया जो है वो भी दिया हुआ है हमको, ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको भी रख देंगे हम 2 गुणा 10 की घातांक, ये हो जाएगा ऋण 4। फिर साथ ही साथ देखिए धारा में परिवर्तन, ये जो डी आई है इसकी वैल्यू कितनी है, तो डी आई ये दिया हुआ है हमको 2, तो इसकी वैल्यू है 2 और इसके बट्टे मतलब पूरे के बट्टे जो है ये आ जाएगा डी टी की वैल्यू जो है ये दी हुई है 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1। अब इसको हमें हल करना होगा, इस पूरे संख्यात्मक मान को हमें हल करना होगा, तभी हमें को इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ थोड़ा। चलिए हल करते हैं। तो ई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, ई बराबर हमको प्राप्त होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर, इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए इस 2 का गुणा मैं इस 2 से करता हूँ, तो 2 दूना 4 हो जाएगा गुणा, ये यहाँ पर देखिए 4 पाई यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणा। अब 10 की जो 15 भी है यहाँ पर, 15 को भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। अब जो 10 की घातांक है उनका हिसाब किताब करते हैं हम। तो यहाँ देखिए 10 की घातांक ऋण 7 में से 2 गया ऋण 5 और ऋण 4 कितना होता है, ऋण 5 और ऋण 4 जो है ये हो जाएगा ऋण 9, और पूरे के अपॉन में क्या है 0.1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं। 0.1 को क्या लिख दूँ यहाँ पर, 10 की घातांक -1। अब इसको फिर से हम ऊपर ले जाएंगे 10 की घातांक को, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 गुणा 15 और पाई गुणा, ये हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 9 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की घातांक 1। फिर से इसको हल करेंगे हम,
फिर से हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 16 का गुणा 15 में कीजिए, तो 16 का गुणा 15 में करते हैं तो ये आता है 240। कितना आता है ये 240। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू इनका यदि हम गुणा करें घातांक का तो ये हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 9 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 8। कितना हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 8। अब फिर से मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो इसको आगे हल करेंगे हम तो क्या प्राप्त होने वाला है हमको, यहाँ पर देखिए इसका यदि हम गुणा करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 छक्के 96 होता है, बच गया 9, 24 एकम 24 और 9 33, बच गया 3, 24 दिया 72 और 3 होता है 75। तो यह जाएगा 7536। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक के पहले, मतलब 36 के पहले लगेगा दशमलव। तो यह जाएगा 75 पॉइंट 1 मिनट। हाँ ये 0 छूट गया यहाँ पर 0 भी आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा 2 अंक के पहले, मतलब ये हो जाएगा 753.6 गुणा 10 की घातांक कितना हो जाएगा -8। अब इसमें यदि हम इसको छोटा बनाना चाहते हैं इस संख्या को, दशमलव को पीछे की तरफ लाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 7.536 गुणा 10 की घातांक कितने अंक पीछे गया दशमलव, 2 अंक कम हो जाएंगे, मतलब -6 हो जाएगा ये। और इसको यदि हम राउंड फिगर में लिखें तो ये हो जाता है 7.5 गुणा 10 की घातांक ऋण 6। और चूंकि ये विद्युत वाहक बल है तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, वोल्ट हो जाएगा। और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा पहले प्रश्न का। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमको, यहाँ पर देखिए किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड बोल रहा है, 1 मिनट, ये अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा जो है 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक गिरती है। मतलब समय जो दिया है समय में परिवर्तन, तो ये dt बराबर दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। फिर धारा में परिवर्तन जो है ये क्या दिया है di बराबर, धारा में परिवर्तन क्या होता है, बाद की धारा मतलब I2 माइनस प्रारंभिक धारा I1। तो ये हो जाएगा, देखिए बाद की धारा जो है 0 है अंतिम धारा, और प्रारंभ की धारा जो है 5 एम्पियर है। तो ये 0 - 5 इक्वल टू हो जाएगा -5, और इसका मात्रक एम्पियर ही रहेगा। साथ ही साथ ये बोल रहा है यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, मतलब हमको इसने क्या दिया हुआ है, ई का मान दिया है। किसका मान दिया है, ई का। ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये दिया हुआ हमको 200 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, 200 वोल्ट। तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व निकालना है, एल का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं हम। प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व में क्या संबंध होता है, तो उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर -L DI अपॉन dt। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। यहाँ से L की वैल्यू निकालना हमको, तो बाकी सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा -E इंटू dt अपॉन नीचे आ जाएगा DI। बस वैल्यू रखना पड़ेगा इसमें, तो माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। अब E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू जो है वो 200 है, इंटू dt की वैल्यू ये दी हुई है 0.1, तो ये रख देंगे हम 0.1 अपॉन DI की वैल्यू। तो DI की वैल्यू ये निकाला था हमने -5, इसमें से माइनस कैंसिल, कैंसिल 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये 40 बार जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 40 गुणा 0.1। और इसी को आगे हल करते हैं। 40 में यदि 0.1 का गुणा करें हम
ये हो जाएगा 4.0 मतलब ये हो जाएगा 4 और इसका मात्रक जो है वो होगा हेनरी। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? हेनरी एच से दर्शाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस ये फार्मूले को इसमें लगाना है हमें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास दिख रहा है प्रश्न 6.8 पास रखे दो कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व ये दिया हुआ है। अन्योन प्रेरकत्व को हम दर्शाते हैं एम से, तो एम बराबर कितना दिया? 1.5 हेनरी। ये अन्योन प्रेरकत्व दिया है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड, तो समय में परिवर्तन दिया हुआ है डी टी कितना दिया हुआ है? ये 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड दिया हुआ है। कह रहा है धारा जो है वो 0 से 20 एम्पियर हो जाती है, मतलब धारा में परिवर्तन। तो डी आई इक्वल टू कितना? 20 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 20 एम्पियर। इतनी धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बद्धता में कितना परिवर्तन होगा? तो इसका हमको फ्लक्स निकालना है, उसमें परिवर्तन वेरिएशन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा है अन्योन प्रेरकत्व वाले में क्या होता है, पहली कुंडली में यदि हम क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। पहली कुंडली में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है? इस धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दोनों जो हैं इस प्रकार से संबंधित हैं। अब यहाँ से यदि हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं इसको? हम एम बोलते हैं, और यही कहलाता है अन्योन प्रेरकत्व। ये जो एम है इसको क्या बोलते हैं हम? अन्योन प्रेरकत्व। अब यदि धारा में परिवर्तन होगा, क्या होगा? यदि धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो इसी समीकरण को हम कैसा लिख सकते हैं? तो धारा में परिवर्तन कीजिए और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसको हम लिखेंगे डी फाई एस बराबर एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये जैसा का वैसा रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आई में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे डी आई पी। क्या लिखेंगे इसको हम? डी आई पी। ठीक है ना। तो बस डी मतलब परिवर्तन को दर्शा रहा है और ये भी परिवर्तन को। इसमें हम मान रख देते हैं तो हमको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी फाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 0.5। क्या दिया हुआ है एम की वैल्यू? 1.5 गुणा फिर हमारे पास में देखिए धारा में परिवर्तन, इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पर ये डी आई है, तो 20 एम्पियर है, तो इसका मान लगा देंगे 20। बस इसी का गुणा कर लेना हमको। तो गुणा करेंगे तो 20 का गुणा यदि 15 में करते हैं तो 15 दूना हो जाता है 30 और 1 0 लग जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। और दशमलव जो है वो एक अंक के पहले लगेगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 30। और जो फ्लक्स है इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है इसका मात्रक? वेबर। तो इसको डब्ल्यू से लिख देंगे हम। तो ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें इस फार्मूले का यूज़ करना था हमको, ये वाले फार्मूले का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमको? ये देखिए यहाँ पर 7.1 ये प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हमें ये प्रश्न बोल रहा है कि यदि एक 100 ओम का प्रतिरोधक, मतलब हमको आर की वैल्यू दिया हुआ है, इसने आर बराबर कितना दिया हुआ है? 100 ओम। ठीक है, और वोल्ट दिया हुआ है, विभव ये 200 नहीं है, ये 220 है। कितना है ये? 220 है, गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो ठीक है, 220 वोल्ट दिया है, मतलब वी आर एम एस प्रत्यावर्ती धारा में होता है वी आर एम एस बराबर 220 वोल्ट है। कितना वोल्ट है ये? 220 वोल्ट विभव है इसका। तो पूछ रहा है ये परिपथ में धारा का आर एम एस मान कितना होगा? तो धारा का आर एम एस मान क्या होता है? आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? ये होता है वी आर एम एस। ओम का नियम लगा देंगे हम, धारा बराबर विभव बटे प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा इतना। बस इसको आगे हल कर लो। वी आर एम एस का मान कितना है?
220 अपॉन आर का मान कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 में यदि हम 10 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2.2 और धारा है तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो ये पहले वाले का आंसर जो आ गया 2.2 एम्पियर आ गया। अब इसके बाद में ये पूछ रहा है एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, औसत व्यय शक्ति पी एवरेज इक्वल टू होता है IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। ये फार्मूला होता है इसका। क्योंकि यहाँ पर इसने प्रतिरोध की बात किया है, प्रतिरोध के लिए जो कलांतर होता है, प्रतिरोध के लिए जो कलांतर होता है वो होता है 0। धारा और विभव में अंतर जो है वो, धारा और विभव में कलांतर कितना होता है 0 होता है। तो जो कॉस 0 है, फाई का मान कितना रखेंगे हम 0, तो कॉस 0 बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध के लिए इसका जो मान है, इसका मान हो जाता है 1। ठीक है, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ये IRMS गुणा VRMS बस, और ये तो 1 है। तो बस IRMS का मान कितना है, अब भी निकाला हमने 2.2 इंटू VRMS का मान कितना है, तो ये दिया हुआ था हमको 220 वोल्ट। दोनों का गुणा कर दीजिए, तो दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो 22 का गुणा 22 से करते हैं तो कितना हो जाता है ये 884 और 0 यहाँ पर है तो दशमलव कहाँ लगेगा, 0 के पहले, मतलब एक अंक के पहले, तो यहाँ लगेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 884 वाट। इसका मात्रक क्या होगा, वाट। तो ये औसत व्यय शक्ति निकल गई हमारे पास में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम। 7.2 AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है इसने V0 बराबर 300 वोल्ट। तो इसको बोल रहा है कि इसका RMS मान निकालना है, तो हमको निकालना है VRMS। तो VRMS बराबर होता है V0 अपॉन √2। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, संबंध आपको याद भी होगा, तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम इस संबंध का। तो V0 की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया हुआ है 300 अपॉन √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1.41। इसका यदि हम भाग देते हैं इसकी वैल्यू हमको कितनी प्राप्त होने वाली है, तो भाग देने पर 300 में 1.41 का भाग देंगे तो लगभग जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 212। ठीक है, लगभग वैल्यू है 212, तो ये हो जाएगा 212 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा 212 वोल्ट। RMS वोल्टता जो है इतनी हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा जो है उसके नीचे दिया ऐसी परिपथ धारा का जो RMS मान है वो 10 एम्पियर है ना। दूसरे वाले को कर रहे हैं हम, तो IRMS बराबर कितना दिया हुआ है, ये 10 एम्पियर। क्या दिया है, 10 एम्पियर। तो बोल रहा है इसकी शिखर वोल्टता ज्ञात करना है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, धारा के RMS मान की शिखर वोल्टता। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या संबंध होता है, तो इसमें संबंध आपने पढ़ा होगा IRMS बराबर होता है ये I0 अपॉन √2। यहाँ पर हमको I0 निकालना है, तो I0 इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू √2 ना। इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू रखिए, तो IRMS का मान कितना दिया है 10, और 10 में यदि हम √2 का गुणा कर दें, 10 में √2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, √2 का मान होता है 1.41 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.1 और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, एम्पियर। तो इसका जो आंसर है धारा के शिखर मान का हो जाएगा 14.1 एम्पियर। तो ये दोनों प्रश्न जो है 7.2 के हमने हल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं 7.3 वाले प्रश्न में। तो इसमें दिया हुआ है एक 44 मिली हेनरी, हेनरी मतलब ये 100 प्रतिशत की बात कर रहा है, तो L की वैल्यू दिया हुआ है L बराबर 44 मिली हेनरी। मिली हेनरी को थोड़ा कन्वर्ट करेंगे हेनरी में, तो ये हो जाएगा 44 गुणा 10 की घातांक, मिली की बात कर रहे हैं ना,
तो मिली को हम 10 की घातांक ऋण 3 लिखते हैं और ये हो जाएगा हेनरी। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इतनी रखना है हमको। फिर बोल रहा है का प्रेरित्र मतलब वही कुंडली 220 वोल्ट। तो ये दिया हुआ है हमको VRMS मान। कौन सा मान दिया हुआ है? VRMS मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो एफ बराबर दिया हुआ है हमको, एफ आवृत्ति ये दी हुई 50 हर्ट्ज, ठीक है, जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ज्ञात करना है IRMS ज्ञात करना है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम? तो बहुत सिंपल है। अब चूंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये कुंडली की बात कर रहा है, तो कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? वो होता है XL। इसको हम प्रतिघात भी कहते हैं। तो ये कुंडली का प्रतिरोध हो जाएगा XL बराबर हो जाएगा ओमेगा L। ओमेगा L मतलब ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ओमेगा कोणीय आवृत्ति और ये जो इसके किसके बराबर होता है? ये 2πf के, और L जैसा का वैसा रहेगा। मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो हम इसको यूज़ करेंगे तब। तो धारा बराबर क्या होता है? विभव बटे प्रतिरोध मतलब XL। बस मान रखिए यहाँ पर। तो V की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? तो V को अभी एक बार ऐसे ही लिखते हैं हम, V अपॉन XL का मान जो है वो 2πf इंटू L है, 2πf इंटू L। अब हमको आगे जो है इसका मान रख के हल करना पड़ेगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको I बराबर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो I बराबर हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है? तो V की वैल्यू दिया हुआ है इसने यहाँ पर ये 220। कितनी दिया हुआ है? 220 अपॉन, अब देखिए 2 जैसे का वैसा, पाई भी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू, फिर देखिए एफ की वैल्यू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 50 गुणा, फिर हमारे पास में एल की वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 44 गुणा 10 की घातांक ऋण 3। अब भी लिखा था हमने इसको, तो ये वैल्यू को यहाँ पर रख दिया हमने। अब इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा ये, चलिए हल करते हैं। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से यदि डिवाइड करें तो यहाँ 11 बार जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए 11 से ये 4 बार जाएगा। तो ऊपर तो बचा 1, क्या बचा ऊपर? 1, नीचे क्या बच गया? 3.14 गुणा, यहाँ पर बच गया 5 गुणा, यहाँ पर 4, और ये हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 3। 10 की घातांक ऋण 3 है। और इसको आगे हल करते जाएं हम तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है इसको देखते हैं हम। तो ये हमको मिलेगा 10 की घात को ऊपर ले जाते हैं तो 10 की घातांक हो जाएगी 3/3.14 गुणा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा ये 20। और इसको आगे हल करें हम, गुणा करें तो हमें क्या मिलने वाला है ये, तो ये हमको प्राप्त होने वाला है, इसका मान जो है ये हमको प्राप्त होने वाला है। कितना प्राप्त होगा ये होगा 15.9 एम्पियर, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमको ये प्राप्त हो जाएगा इसको हल करने पर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में 7.4, इसमें बोल रहा है 60 माइक्रो फैराड, मतलब फैराड बोल दिया मतलब ये हो गई धारिता। धारिता दिया हमको C बराबर 60 माइक्रो मतलब 10 की घातांक ऋण 6 और फैराड, ठीक है। तो ये धारिता दिया हुआ है। बोल रहा है विभव VRMS मान दिया है 110 वोल्ट, और ये बोल रहा है F बराबर कितना है यहाँ पे 60 हर्ट्ज। यहाँ पर कितना दिया है? 60 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति दिया है। तब हमें इसके धारा के RMS मान को निकालना है। तो बिल्कुल सेम पिछले जैसे ही था, परंतु यहाँ पर जो संधारित्र है ये संधारित्र की बात कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है जिसको हम प्रतिघात कहते हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ पर XC बराबर ये होता है 1/ओमेगा C। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है?
तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, 2πf और ये हो जाएगा c। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 1/xc की वैल्यू निकालेंगे। दोनों को उल्टा कीजिए, दोनों को उल्टा करेंगे तो 1/xc इक्वल टू हो जाएगा 2πf और c, 2πfc हो जाएगा। तब ओम के नियम से क्या होता है, धारा बराबर विभव बटे प्रतिरोध, है ना। धारा बराबर विभव बटे प्रतिरोध। यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो एक्सएल है, बस इसमें वैल्यू रख देंगे हम। तो आई बराबर वी का मान कितना दिया है, तो वी का मान पहले ऐसे ही रख देते हैं हम। एक्सएल की वैल्यू तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/xl, 1/xl, 1/xl की वैल्यू दी है 2πf। कितनी दी हुई है, 1/xl की वैल्यू 2πf। तो यहाँ पर गुणे में ही रखना पड़ेगा इसको, v इंटू 2πfc, 1/xl की वैल्यू। अब इसमें मान रखेंगे हम, v का मान कितना दिया है, तो v का मान दिया है 110, 110, 2 जैसा का वैसा, पाई का मान 3.14, f का मान कितना है 60 और c का मान कितना है, तो c का मान जो है ये दिया हुआ है 60 गुणा 10 की घातांक ऋण 6। इस पूरे को हमें हल करना है। ठीक है, इस पूरे को करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आई बराबर 2, चलिए 2 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 220 गुणा 3.14 गुणा 60 का गुणा 60 से होगा तो 3600 हो जाएगा और 10 की घातांक ऋण 6 कितना हो जाएगा, ये 10 की घातांक ऋण 6। अब यहाँ पर देखिए यदि हम इस 220 और इसका गुणा करते हैं आपस में तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 22 छक्के कितना होता है, तो 22 पंचे होता है 110, 22 छक्के होता है 132, तो 132 की 2 बच गया 13। ठीक है, 22 दिया 66, 66 और 13 होता है 79 और 3 जीरो हैं, 1 2 3, एक और ये 2, 3 जीरो हो जाएंगे गुणा 3.14 गुणा 10 की घातांक ऋण 6। अब यहाँ पर देखिए इसको यदि हम दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 7.9 गुणा 10 की घातांक, दशमलव पीछे जा रहा है 1 2 3 4 5 अंक पीछे गया, मतलब 10 की घातांक 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 3.14 गुणा 10 की घातांक ऋण 6, घातांक को घातांक से हल कर लीजिए और इसका इसमें गुणा करेंगे हम तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, हमको प्राप्त होने वाला है 24.9। कितना प्राप्त होगा 24.9 और घातांक को हल करेंगे तो 6 में से 5 गया ऋण 1 और यदि हम इस 10 की घातांक ऋण 1 का गुणा इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 2.49 और धारा का जो मात्रक है ये हो जाएगा एम्पियर। तो ये आई बराबर हमको इतना इसका मान प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में, ये दिया हुआ है 30 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र 27 मिली हेनरी के एक प्रेरित्र से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति तो हमको दिया हुआ है सी बराबर कितना दिया हुआ है 30 माइक्रो मतलब 10 की घातांक ऋण 6 फेरेड और साथ ही साथ दिया हुआ है हमको एल प्रेरकत्व एल 27 और यहाँ मिली है ना, तो मिली के लिए आता है 10 की घातांक ऋण 3, इसका मात्रक है हेनरी। तो ये हमको एल और सी की वैल्यू दी है तो हमको निकालना क्या है, कोणीय आवृत्ति निकालना है।
तो निकाल लेंगे हम। कोणीय आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√LC। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए 1/√, L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 27 × 10⁻³ और साथ ही साथ फिर C की वैल्यू कितनी है? तो ये है 30 × 10⁻⁶। कितनी हो गई? ऋण 3 और ऋण 6। अब इसको हल करेंगे आगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है उसको देखते हैं हम। तो इसको हल करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा ओमेगा बराबर 1 गुणा कीजिए। इसका गुणा करेंगे हम 27 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27 × 81 गुणा, यहाँ पर देखो 10⁻³ ऋण 3 10⁻³ ऋण 6 तो 10⁻³ हो जाएगा ऋण 9। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ 10 बचेगा क्योंकि ये तो इससे गुणा हो गया इसका, तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, मतलब 10⁻1 बचेगा। तो इसको हल करेंगे आगे तो यह हो जाएगा 1/√81 × 10⁻⁻। ऋण 9 में से 1 क्या, मतलब ऋण 8। अब यहाँ पर देखिए इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा 1/81 जो है किसका वर्गमूल होता है? 81 जो है ये 9 का वर्गमूल है तो ये 9 हो जाएगा गुणा। यहाँ देखिए 10⁻8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2। क्या लिख सकते हैं? 4 × 10⁻⁴ 4 × 2। तो 2 से वर्गमूल कैंसिल होगा तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁴ और आगे इसको ऊपर ले जाएंगे और 1/9 1/9 गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा ये 4 धन 4 और 1 में 9 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा? ये 1.1 समथिंग आएगा गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा 4 और इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? मात्रक कोणीय आवृत्ति का मात्रक रेडियन/सेकंड। ठीक है, रेडियन/सेकंड। तो ये इसका आंसर हो गया 1.14 गुणा 10⁻⁴ रेडियन/सेकंड। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 में 9 का भाग देंगे यदि इसको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको 0.11। कितना प्राप्त होगा? ये 0.11। ठीक है, तो ये 0.11 × 10⁻⁴ हो जाएगा। और इसको और आगे हल करें तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ये 1.1 × इधर देखिए इसको इधर 1 ले जा रहे हैं हम, दशमलव को आगे बढ़ा रहे हैं तो घातांक कम हो जाएगी, मतलब 10⁻3। ठीक है, रेडियन/सेकंड। तो ये फाइनल आंसर है जो बुक में दिया हुआ है। तो ये भी यदि आप लिखते हैं एग्ज़ाम में तो ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ठीक है, आज क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।